जुर्म की दुनिया वाकई अजीब है, क्योंकि लाखों लोग कत्ल करके जेल के सलाखों के पीछे आज कैद हैं। एक चीज तो साबित हो जाता है कि कातिल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी सातिर क्यों ना हो, वो कभी पुलिस की नजरों से बच नहीं सकता। कहा जाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती हैं वो होती नहीं है, और जो होती हैं वो दिखती नहीं है। ऐसी ही एक वारदात है, एक ऐसी ही कत्ल की कहानी है जो शायद आपको सस्पेंस में कर देगी। जिसकी कत्ल होती है वो शायद रहता नहीं है, और वो अपने नाम से नोट्स बनाकर है, और वो नोट्स पुलिस के हवाले लगता है तो पुलिस जानती है ये वही बंदा है, लेकिन वो रहता नहीं है। लेकिन आज की इस वारदात को जब सुनेंगे तो आप भी सस्पेंस में पड़ जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि यार वारदात तो बहुत खतरनाक है। लेकिन आज की इस वारदात को बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को बताकर मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, किसी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, ना कि किसी क्राइम को बढ़ावा देना चाहता हूं। बल्कि मेरा पर्पज यही है कि आप सचेत रहें, चौकन्ने रहें और सुरक्षित रहें, ताकि आपके परिवार के साथ, आपके साथ कभी ऐसी वारदात घटित न हो जाए कि आप भी वारदात में तब्दील हो जाएं। इसलिए हर रोज हम क्राइम वारदात को लेकर मुहिम चलाते हैं। क्या हमारी इस मुहिम में आप शामिल होना चाहेंगे? शामिल होने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे, कोई सुविधा शुल्क नहीं मांग रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे सोशल अकाउंट जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर सोशल साइट पे हैं तो वहां हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। आज की वारदात है एमपी के भोपाल की। भोपाल में 2014 में एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश रहता है, वो किसी का मर्डर करता है, और उस मर्डर में पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद 2016 में कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सजा सुना देती है। फिर 2019 आता है। 2019 में 14 जून या 15 जून के उस राजेश कैदी के पिता एक्सपायर हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। जब मरते हैं उसके पिता तो उसके घर में कोई नहीं रहता है। यही एक अकेला बंदा था जो जेल के सलाखों के पीछे था। फिर इसे पुलिस और कानून इसे पैरोल पे 14 दिनों के लिए इसके घर पे छोड़ देते हैं, यानी इसको 14 दिन के लिए बाहर निकाल देते हैं, इसके घर पे भेज देते हैं। फिर वो आता है, काम क्रिया करता है, और उसे 14 दिन बाद यानी 29 जून को फिर जेल के सलाखों के पीछे आना था। फिर होता क्या है कि 29 तारीख आती है तो उसके घर में, उस राजेश कैदी के घर में आग लग जाती है, और गांव वाले फोन करके कहते हैं पुलिस सिपाहियों से कि इन राजेश के घर में जिनके पिता की मृत्यु हो गई थी उनके घर में आग लगी है। और पुलिस आते हैं, उसके बाद फायर ब्रिगेड आते हैं, गाड़ियां आती हैं आग बुझाने वाली, और आग बुझाई जाती। जैसे बुझाई जाती तो एक व्यक्ति उस आग में जलता हुआ दिखाई देता है। जब पुलिस देखती है तो जल्दी जल्दी आग बुझाकर उस आदमी को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर भगती है। जब हॉस्पिटल लेकर भगती है तो पता चलता है वो व्यक्ति मर चुका है। फिर पुलिस जब उसके घर जाती है, जांच पड़ताल करती है कि यह व्यक्ति कैसे मरा, तो आगे जाकर देखती है तो एक नोट्स पाती है, यानी कागज पे लिखा हुआ कुछ पाती है। फिर पुलिस जब पढ़ती है तो उसमें लिखा था साफ तौर से, मैं राजेश, हमारे पिता के मर जाने के बाद मैं परेशान हो गया था, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं था और मैं जीना नहीं चाहता था, इसलिए हम इस आग में झुलस कर मर गए। ये नोट्स पाकर पुलिस को यह लगता है कि ये राजेश जो कैदी था, जो 14 दिनों के लिए पेरोल पे आया था, वो व्यक्ति मर चुका। फिर आगे पुलिस प्रशासन जिस भोपाल जेल में था वहां पे खबर दी जाती है कि जो कैदी वहां से छूट कर आया था वो आग में जलकर मर गया। लेकिन उसकी पोस्टमार्टम जब होती है तो खुलासे कुछ और होते हैं। जब पोस्टमार्टम होती है तो पता चलता है कि उसकी मौत गला दबाकर की गई है। ये बड़ा सस्पेंस हो जाता है पुलिस के सामने
कि गला दबाकर मारने वाला आखिर व्यक्ति कौन है। इतने दिनों बाद जेल से बाहर जब निकलता है तो आखिर उसको कौन मार देगा, और जिस दिन जेल में जाना होता है उसी दिन उसको मारते हैं। ऐसा कैसे हो सकता। फिर भोपाल के एसएसपी के पास वो फाइल जाती है, वो क्राइम फाइल जाती है, और वो कहता है कि इसे हम जांच करेंगे। और वो कहता है आप लोग फोटो दें हमें और दिखाएं कि वो कौन व्यक्ति था। जब वो भोपाल के एसएसपी उस फोटो को देखते हैं तो उसकी दोनों पैरें जकड़ी हुई थी। फिर वो कहते हैं कि भाई अगर आग से झुलसता है तो उसकी पैरें जकड़नी नहीं चाहिए, बल्कि दोनों तरफ इधर उधर हो जाना चाहिए, लेकिन ये दोनों पैर जकड़ी कैसे हुई है। ये बड़ा उसके मन में, एसएसपी के मन में सवाल था कि जब ऐसा ही हो सकता है, जब इसको मारा गया हो नटई दाबकर या पैर बांधकर, तो ही ऐसा व्यक्ति मर सकता है। ये बड़ा सवाल था उस एसएसपी के सामने। फिर आगे जांच पड़ताल पुलिस करती है। फिर पुलिस उस राजेश के घर पे जाती है, अगल बगल पूछती है, तो अगल बगल पड़ोसी वाले कहते हैं कि 2-3 दिन पहले राजेश के साथ 1-2 व्यक्ति आए थे और उससे मिल रहे थे। अब पता नहीं क्या था क्या नहीं था, वो पूरी जानकारी उस पड़ोसन वालों को कुछ नहीं मालूम था। फिर पुलिस उस राजेश की कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स निकालती है तो एक डिटेल्स मिलता है जो कई बार उस नंबर पे फोन गया रहता है। उस डिटेल्स को निकालकर पुलिस छानबीन करवाती है तो पता चलता है उसका कोई दोस्त गुजरात में रहता है और वो अपने दोस्त से बात किया रहता है। फिर पुलिस टीम एक बनाकर गुजरात में जाती है और उसके दोस्त को लोकेशन ट्रैक करके पकड़ ली जाती है। फिर पुलिस पूछताछ करती है और वो राजेश का दोस्त कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें राजेश उस दिन क्यों बुला रहा था, क्या बात हुई थी उस दिन फोन पे। फिर पुलिस की, जानते ही है पुलिस का रवैया कुछ और होता है। जब अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, जब पुलिस के सामने बैठेगा तो उसकी हाव भाव से ही मालूम होती है। और फिर पुलिस टॉर्चर करना चालू कर देती है। जब पुलिस टॉर्चर करती है तो राजेश का दोस्त पुलिस को साफ साफ बताने लगता है। कहता है कि राजेश जब 14 जून को छूट कर आया घर पे तो कुछ दिनों तक आराम से रहा। उसके बाद वो मन ही मन सोचने लगा कि हमारे पिता मर गए, आखिर यहाँ घर पे कौन रहेगा, कैसे रहेंगे, कैसे हमारा जमीन जायदाद रहेगा, मतलब तमाम चीज उसके मन में आता था। ये सोचने लगा। फिर वो राजेश का दोस्त कहता है कि मैं राजेश का दोस्त कभी करीबी हुआ करता था, मैं राजेश के रूम में कभी रहा करता था, इसलिए हम लोग दोनों एक दोस्त हो गए थे। और वो राजेश हमारे पास फोन करता है एक दिन और कहता है कि भाई यार हमारा एक काम कर दे, ऐसी ऐसी बात है, तुम घर चले आओ और हमें जेल नहीं जाना है। हमारे घर कौन रहेगा, हमारे पिता मर गए, हमारे घर पे कोई नहीं है, हम जेल चले जाएंगे तो क्या होगा। तो उसका दोस्त मना कर देता है, कहता है यार ये सब फालतूगिरी क्या कर रहे हो, किसको मारोगे, किसको जान से मारोगे। फिर उसका दोस्त ऐसे कहता है तो ये राजेश जो है पैसे का लालच देता है 2-2.5 लाख रुपए की। फिर उसका दोस्त लालच में आकर पैसे की आता है उसके घर और ये लोग एक साजिश रचते हैं। साजिश रचते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मिलता है उसे पुल्हा फुसलाकर घर लाएंगे और घर लाकर उसे मारा जाएगा। फिर आगे जाते हैं तो एक पेट्रोल टंकी मिलती है और उस पेट्रोल टंकी पे एक व्यक्ति मिलता है। वो नशेड़ी गजेड़ी थोड़ा था, लेकिन उस राजेश की तरह ही था। उस राजेश की लंबाई थी, उस राजेश की चेहरा से हाव भाव थोड़ी बहुत मिलती थी। फिर उसे पुल्हाते हैं, फुसलाते हैं, कुछ देर में दोस्त हो जाते हैं और राजेश कहता है कि उस अनजान व्यक्ति से कि हमारे घर आप चलें और हम आपको खिलाते पिलाते हैं। फिर अनजान व्यक्ति राजेश के घर जाता है और जब राजेश के घर जाता है तो उसे खूब शराब पिलाते हैं। इतना शराब पिला देते हैं कि वो आधा बेहोश हो जाता है। जब बेहोश होता है तो राजेश और उसके दोस्त मिलकर उस व्यक्ति, अनजान व्यक्ति का गला दबाकर मार देते हैं। जब मारते हैं तो उसके बाद वो मर जाता है। मरने के बाद उसको अंदर से सिटकिली बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद वो ऊपर के रास्ते से निकल जाते हैं और अपने गाड़ी में से पेट्रोल निकालकर उस घर में छिड़क देते हैं और माचिस का तिल्ली बार कर उस घर में बिक देते हैं। जब बिकते हैं तो जलने लगता है और हालांकि राजेश और उसके दोस्त पैर और हाथ दोनों बांध दिए थे ताकि अगर जिंदा भी रहे
तो ये बच ना पाए जलने से, जलकर पूरी तरह वो मर जाता है और इसलिए हम लोगों ने मार दिया और राजेश आज पता नहीं कहाँ पे है, हमें नहीं मालूम। उसका दोस्त कहता है कि ये पूरी कहानी यहाँ पे खत्म होती है, हम लोग मार देते हैं और राजेश वहां से चला जाता है, हम भी भग जाते हैं। फिर आगे पुलिस जांचबीन करती है तो पुलिस उस अनजान व्यक्ति के बारे में पता लगाती है। ये अनजान व्यक्ति आखिर है कौन? जब पता लगाती है तो एक जगह थाने में उसकी बीवी जो है एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और पता चलता है कि उस अनजान व्यक्ति का राजेश के घर पे एक चप्पल छूट जाता है। उस चप्पल को दिखाती है उस महिला को, तो वो महिला पहचान लेती है कि हाँ ये मेरे ही पति हैं। फिर राजेश को पकड़ने के लिए कार्रवाई होती है। राजेश पता नहीं कहाँ रहता है। फिर पुलिस इंतजार करती है तो कभी ना कभी अपने दोस्त के पास फोन करेगा। फिर अगले दिन अपने दोस्त के पास राजेश फोन करता है और फोन करके कहता है कि माहौल सब ठीक है ना? तो उसका दोस्त कहता है हाँ बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। फिर पुलिस उसकी नंबर ट्रैक कर लेती है और ट्रैक करने के बाद उसके पास चौंक जाती है। चौंकने के बाद उसको पकड़ ली जाती है और उसे फिर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ऐसे फिर वो कैदी राजेश बच नहीं पाता है, बचने के तमाम पैतरे बांधता है, पैतरे आजमाता है, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाता है। ये कहानी यहीं से खत्म होती है। लेकिन सोचिए एक व्यक्ति खुद बचने के लिए, जेल से बचने के लिए किसी की जान ले लेगा, ऐसा हैवान तो कभी नहीं होना चाहिए। देखिए, हम तो ये जानते हैं कि अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरे की जिंदगी को अहम देते हैं। इस वारदात से आप क्या सोचें, क्या समझें और क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते पहली बार हैं हमारे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे क्राइम कहानी को देखने के लिए बेल आइकन घंटी को दबा लें ताकि सबसे पहले आपके पास इस क्राइम कहानी की वीडियो जाए। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर, तब तक ले देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।